नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे दीदी की दहाड़। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत में हलचल और विपक्ष मोदी सरकार की मोर्चाबंदी में जुट गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही हैं और इससे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नया मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज कर फिर से सीएम की कुर्सी संभालने के बाद ममता बनर्जी अब सूबे से बाहर निकलकर पूरे देश में अपनी पार्टी को फैलाएंगी। 21 जुलाई 2013 को बंगाल में वामपंथी सरकार की गोलीबारी में मारे गए युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस से ममता ने इसकी शुरुआत कर दी है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर तृणमूल कांग्रेस ने शहीद दिवस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भाषण का प्रसारण किया। पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसारण किया गया है। टीएमसी का कहना है कि मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी के अभियान की कमान संभाली थी। अब गुजरात और अन्य राज्यों में दीदी का संदेश फैलाने की हमारी बारी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने की सोच रही है। और अगर एक और बात अगर यहां पे की जाए कि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, टीएमसी दक्षिणी राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई के कार्यक्रम के बाद नई दिल्ली का भी दौरा करेंगी, जहां वह पुरानी और नए मित्रों से मुलाकात करेंगी। वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शीर्ष विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। ममता की यह कवायद कितनी कामयाब होगी? क्या कांग्रेस समेत दूसरे दल ममता के नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? ममता कांग्रेस की जो नीति है यूपीए की छतरी के नीचे आएंगी या तो वो एनडीए के खिलाफ तीसरा मोर्चा बना सकती हैं? यही वो सवाल है जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दीदी का दम किस तरीके से अब ममता बनर्जी पूरे देश में अपनी पार्टी को फैलाना चाह रही हैं। और अगर कहें कि दीदी अब अपना दम दिखाने के लिए देश भर में, क्योंकि एक हिसाब से जिस तरीके से बंगाल चुनाव ममता बनर्जी ने निकाला उससे काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही है ममता बनर्जी। और अब अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बड़े रूप में ले जा रही हैं। देश भर की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी अब जिस तरीके से अब अपनी पार्टी को तीसरे मोर्चे में बनाने की कोशिश कर रही हैं, और कह सकते हैं कि कांग्रेस की नीति यूपीए की छतरी के नीचे आएंगी। क्योंकि अगर उन्हें बड़ा नेतृत्व कहना चाहिए कि 2024 का जो चुनाव है वहां पर उन्हें अपनी बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, या फिर अगर कहें तो जो चुनाव था, अभी तक चुनाव की हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव था बंगाल का बड़ा ही टफ चुनाव था, और कह सकते थे और हम लगातार बात भी कर रहे थे कि अगर ये चुनाव ममता बनर्जी ने निकाल लिया तो ममता बनर्जी बड़ा नेता बनकर उभरेंगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं इस पूरे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जॉय चौधरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल से जुड़े हुए, साथ में फरीद खान साहब जुड़े हैं टीएमसी से, जो कि टीएमसी के नेता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जॉय जी, सबसे पहले आपसे सवाल, बंगाल की जीत के बाद ममता बनर्जी कहना चाहिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में दिख रही हैं और अब पूरे देश में टीएमसी अपना कहना चाहिए परचम लहराने की तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दीदी हमेशा फुल में रहती है और जब जब वो उनको लगता है और इससे पहले भी फुल दम में आ चुकी है। त्रिपुरा में भी, झारखंड में, जगह जगह पे, असम में वो अपना तृणमूल कांग्रेस की यूनिट खोल चुकी है। लेकिन हर बार उनका क्या होता है कि डब्बा बंद हो जाता है। खोलने के संग से खुलने के टाइम और बंद होने के टाइम संग संग सेम होता है उनका। तो इस समय भी दीदी सोच रही है कि भारतवर्ष, बंगाल और पूरा जीत गई तो पूरा भारतवर्ष जीत जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो दूसरे राज्य में खोल ही सकती है। वो भी राजनीतिक दल की सुप्रीमो है, उनके मैं शायद दिल से स्वागत करता हूँ कि हाँ आइए आप दूसरे राज्य में खोलिए। लेकिन बंगाल से दूसरे प्रदेशों का राजनीति जो भिन्न है, यहाँ पे जो खून संत्रास की जो राजनीति है, सबसे पहले तो जो 21 जुलाई जो तृणमूल कांग्रेस में मनाते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि जो ये 21 जुलाई में गोली चलाया था, जो सबसे बड़ा दोषी था, आज वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस के छत्र छाया में वो हैं। तो कैसे वो किस तरह से 21 जुलाई का शहीद दिवस मनाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। ठीक है फरीद खान साहब, हाँ आइए। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया ममता दीदी को? अब तो पूरे देश में टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी का कई राज्यों में, तो जैसे बात करें तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तो वर्चस्व ही नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, वर्चस्व की बात याद कर रहे हैं। हमारा आज से नहीं, शुरू से ही तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, या झारखंड हो, बिहार हो, मणिपुर हो, जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट है, हमारा सब जगह पर वहाँ पर
हमारे यूनिट हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बार क्योंकि कोरोना की परिस्थिति इस तरह है, इस बार भी लास्ट में भी इस तरह से हुआ था, जी तो हम लोगों को अपने खुदा नहीं पाए, मिल नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग की और लोगों जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों को बोला कि सब लोग आप अपनी अपनी जगह पर रह कर ही इस मीटिंग को देखें, अपने इलाकों में अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर इस वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करें। उन लोगों ने किया है। और रही उत्साह की बात, तो ममता बनर्जी के एक आवेग है, जी लोगों की आशा है, जी तो वो लोग ममता बनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हर प्रदेश से लोग आके हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको यहाँ तक कि कश्मीर तक हमारे लोग हैं जिनके, और अभी तो हजारों लोग आ रहे हैं यहाँ पर मिलने के लिए। ममता बनर्जी आप आगे बढ़िए हम आपके साथ, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। और हम तो सबको मिलकर लेकर चलना चाहते हैं। जी हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी की सोच हमेशा से ये रही है कि हम अकेले कुछ नहीं, हम सबको मिलकर लेकर चलना चाहते हैं। इसी पर तो आज आपने देखा। अच्छा, अलग अलग भाषाओं में जो आज फरीद साहब, जो अलग अलग भाषाओं में आज जो उनका कहना चाहिए कि उनके जो भाषण थे उनका वहाँ पर रूपांतरण करके बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे दिखाया गया, तो क्या संदेश क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे आप? देखिए, संदेश तो क्लियर है कि हम दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अगर कोई समख्याली में रह रहा है कि नहीं हम लोग सिर्फ बंगाल तक नहीं, हमारी लोग हमको चाहते हैं, पूरा देश का विपक्ष हमको चाहता है, देश की जनता चाहती है कि आप लोग आगे आए। जी और इसलिए हमारे देश में नाना रकम, नाना प्रदेश, नाना भाषाएं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो कुछ भाषा इसलिए लोग समझ भी सके। बाकी हमारे देश के लोग पढ़े लिखे हैं, अकलमंद है, उसका अनुवाद भी कर लेते हैं वो लोग। तो जैसे हमारे पार्लियामेंट में तरह तरह के लोग आते हैं और वो जॉय चौधरी साहब, सीधी सी बात है, फरीद खान साहब ने भी कह दिया कि अब तो सीधी दिल्ली पर नजर है, बंगाल के बाद सीधी दिल्ली पर नजर। देखिए, इससे पहले भी इन लोगों का मकसद था, इन लोगों का इच्छा था कि दीदी प्रधानमंत्री बने, बट वो तो नहीं हो पाया। फिर से कोशिश करने में हर्ज क्या है, ये कोशिश करते रहे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी, विपक्ष की राजनीतिक दलों के कर्मियों की, जो विपक्षी पार्टियों के जो कैडर हैं, उनकी हत्या करती है और खुद वो शहीद सुनाती है, इस तरह की राजनीतिक दिवालियापन तृणमूल के पास ही मिल सकती है और तृणमूल कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। देखिए, एक दिन की शहीद दिवस दिखाने की कोशिश हो सकता है हर क्षेत्र में, किसी ने किसी को बहला के फुसला करके एक दिन का प्रोग्राम आप करवा सकते हो, लेकिन रोज का रोज डे टू डे पॉलिटिकल एक्टिविटी करवाना संभव नहीं है। और न तो ममता बनर्जी के पास वो ढांचा है, न इनके पास वैसा लीडर, कद्दा हुआ लीडर है जो बंगाल से बाहर जाकर के हर प्रदेशों में जाकर के अपना वर्चस्व कायम कर पाए। जी इससे पहले भी ये चेष्टा किए थे, बट सफल नहीं हो पाए। अभी कुछ दिन में त्रिपुरा में इलेक्शन है, यूपी में भी इलेक्शन है, ये चेष्टा करेंगे, लेकिन चारों ने चित हो जाएंगे, हमें यही लगता है। बिल्कुल। फरीद जी, एक बड़ी बात ये समझ में नहीं आती मुझे कि अगर बात करें जब से आप लोगों ने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद कोविड काल आ गया, कोविड काल में कहना चाहिए बंगाल में भी वही हालात थे जो पूरे देश में थी। उस समय भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी बंगाल में, जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति का हमेशा कहा जाए कि ममता जी पे लगातार आरोप लगता रहता है, ममता दीदी पे, कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जब इस तरीके से हालात बंगाल के बने हुए हैं, चाहे हम हिंसा की बात करें या फिर वहाँ पर कई जो बातें हैं, आप मैं जैसे कि राज्यपाल से लड़ाई की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की जो दल पहुंचता है वहां पर उनकी बात करें, बहुत तमाम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं हम इन विषय पे। लेकिन एक हिसाब से अगर कहा जाए कि बंगाल में ही आप अपना घर ही नहीं देख पा रहे हैं कि घर में जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं, आपसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंसा की आप पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद दिल्ली की सीधी सीधी तैयारी। मैं आपको दावत दूंगा, न्योता दूंगा। जी एक बार आप एक जर्नलिस्ट की निगाह से आके बंगाल घूमकर देखते हैं, जी जिस तरह की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, जिस तरह की बातें ये लोग कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है कि बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, वो उसको मैं इनकार नहीं करता हूँ। जी लेकिन जिस तरह का ये देश में एक छवि दिखाना चाह रहे हैं कि बंगाल में आगजनी बिल्कुल लगी हुई है और बलात्कार हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएंगे और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि आप वो खुद देख कर जाएंगे और आप बोलेंगे ये सारे के सारे लोग झूठे हैं, भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जासूस पार्टी है, भारतीय झमेलाबाज पार्टी है। ये लोग सिर्फ गलत अफवाहें फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। आप खुद देखिए, कोर्ट में ये लोग गए हैं, हाईकोर्ट में ये लोग गए हैं कि हजारों लोग को मार दिया गया, दुनिया की कहानी बनाकर। जब कोर्ट ने कहा कि आप इसका एफिडेविट दीजिए,
तो उसमें दे रहे हैं 200 घर, 100 घर, इस तरह की चीजें। तो ये लोग सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों की ट्रेनिंग ही इसी पर आधारित है कि झूठ बोलकर ही देश को चलाना है। और आज आप खुद देखिए कि जिस तरह से पेगासस का जो मुद्दा अभी सामने आया है, आज में हमारे देश की क्या चिंता है? आप खुद सोचिए कि एक इजराइल इस तरह का खतरनाक देश है, उन्होंने उनसे ये ऐप लेकर सारे देश के बड़े बड़े नेताओं के, जजों के, फरीद जी, आज एक ममता बनर्जी का एक भाषण था जो उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। ये समझ में नहीं आया, कैसे सुरक्षा को खतरे में डाल रही है? बिल्कुल, आज आप सबसे बड़ी बात है, किसी का भी किसी के मर्जी के बगैर आप फोन टैग नहीं कर सकते हैं। बल्कि आप हमारा करते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम, या किसी करते तो हम लोग बता देते हैं कि किसी कारणवश जो है हम लोग इस चीज को रिकॉर्डिंग करेंगे। मगर और अगर किसी पुलिस अधिकारी को भी किसी को करना होता तो हायर अथॉरिटी से उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और आज हमारे देश में बाहर से कोई भी संस्था आकर हमारे देश के बड़े नेताओं का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, बड़े बड़े आला अधिकारी का फोन रिकॉर्ड करके कोई चला जाएगा और हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये कहते हैं हमने नहीं किया, तब भी मैं बोलता हूँ कि गृह मंत्री के साथ रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा में सेम लगी है। बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ की लोगों की रिकॉर्डिंग करके लेकर चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये हमारा देश कहाँ पर जा रहा है? हमारे देश की आंतरिक जो बातें, हमारे देश की जो पॉलिसी है, बाहर के लोग लेकर चले जा रहे हैं। इसका अगर आज कोई नुकसान नहीं होगा, कल जाकर जो नुकसान होगा तो हमें तो कौन भुगतेगा? आज हमें। अच्छा जॉय चौधरी साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी लगातार, अब चूंकि ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा भी जल्दी आने वाला है, जब वो दिल्ली जाएंगी तमाम नेताओं से बैठक करेंगी, लेकिन एनएचआरसी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है बल्कि सत्ताधारी पार्टी का राज चल रहा है। देखिए, एकदम सही है इसका ये रिपोर्ट। आप देखोगे हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त किया हुआ था, और वो जब बंगाल दौरे पे आते हैं उनके ऊपर में हमले होते हैं। उनके ऊपर में हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति के ऊपर में हमला होता है। बंगाल का अवस्था सोचिए जी, जो बंगाल में वायलेंस देखने आया है उसके ऊपर में हमले होते हैं। 2 दिन पहले रायगंज में देवेश बर्मन की फिर से गला घोट करके उसे रस्सी के द्वारा झुला करके उसकी हत्याएं होती है, कोई विचार नहीं होता है। इनके खुद के, यहाँ तक कि इनकी खुद की जो मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, उनपे हमला होता है इनके पार्टी कैडर के द्वारा। और सिद्दीकुल्ला चौधरी केस में बोलते हैं कि अब पता नहीं कौन सा तृणमूल आ गया जो तृणमूल वाले तृणमूल पे हमला कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी का नहीं कहना है, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है। 2 दिन पहले अवैध विश्वास लोग गए थे मनीष सिंह जो जहाँ पे है उनके, माफ करिए, मनीष सिंह नहीं, इनके जो डिप्टी ये है, भूल जा रहा हूँ, उनके वहां पे गए थे कोई उद्घाटन करने के लिए, वहां पे उनका घेराव किया गया था जी, वहां पे घेराव किया गया था। तो ये अपने पार्टी के कैडर को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे वायलेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये कैसे देश की चिंता करेंगे, देश की सीमा से चिंता करेंगे? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है फरीद जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब जो दिल्ली दौरा ममता बनर्जी का है उसमें सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी, शरद पवार से मुलाकात होगी, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने वाली हैं। क्या लगता है आपको, जो थर्ड फ्रंट की बात, अब जैसे कि जिस तरीके से कवायद है और ये साफ दिख रहा है कि अब थर्ड फ्रंट की बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले भी ये सब हो रहा था। हालांकि फिर एक ऐसा वक्तव्य भी आया था जब उन्होंने कहा था मैं अकेली पड़ गई हूं, ममता बनर्जी का ऐसा भी बयान आया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट में ममता दीदी को अगुवाई करने का मौका मिलेगा क्या? देश की जो सभी आम पार्टियां हैं वो सब बैठ के डिसाइड करेंगी किसको आगे बढ़ाना है जी। इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक तो ममता बनर्जी अभी दिल्ली जा रही है, टैक्सी विजिट होती है, इलेक्शन जीतने के बाद जाके सबसे मिलती है, वो सोनिया जी से ही मिलेंगी, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही मिलेंगी, अगर उन्होंने वक्त दिया तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति से ही मिलेंगी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ही मिलेंगी, और तमाम देश के नेता जो भी है उन सबसे मिलेंगी। टैक्सी विजिट होती है, मिलेंगी। अब इस बीच में जो रूलिंग पार्टी है वो अपना काम करती है, अपोजिशन को जो करना है वो अपना करेगी। अब देश का अच्छा फरीद जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो ममता जी का दिल्ली दौरा है ये ऐसे समय में हो रहा है जब कोलकाता हाई कोर्ट बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की सुनवाई भी कर रहा है,
प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रोग्राम है उनका। तो क्या मतलब, चूंकि एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका राज चल रहा है, और सीधे सीधे रिपोर्टों में आपकी सरकार को दोषी ठहराया है एनएचआरसी की रिपोर्ट ने। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या कहेंगे आप लगातार इस पे बचाव करते रहे, कई डिबेटें हमने इस पे की हैं। आपने कहा कि हिंसा हो ही नहीं रही है, तो जब आग नहीं लगी तो ये धुआं कहां से उठ रहा है? लेकिन मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि घटनाएं जरूर हुई हैं जी, और जो इलेक्शन के दरमियान जो घटनाएं हुई जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने रातों रात कितने आईपीएस, डीसी, आईजी, एसपी को चेंज किया, उस दरमियान कोई घटना हुई तो वो किसी से छिपी हुई नहीं हुई। तो उन्होंने भी जो जिक्र किया है उसी दरमियान का किया है, तो हम भी मान रहे हैं। सभी के कार्यकर्ता मारते हैं, जिसका भी कार्यकर्ता मारा है हमें अफसोस है, वो मेरा हो चाहे किसी और पार्टी का हो, लेकिन वो था इंसान, तो उसका हमें अफसोस है। चलिए, आज आपने पहली बार माना तो फरीद जी की हिंसा हुई है और कार्यकर्ता मरे हैं। नहीं, वो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने माना है कि हमारे 9 कार्यकर्ता उससे शहीद हुए जी। तो और आज भी हम अपने कार्यकर्ताओं की जो इज्जत करते हैं, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, ये कि जान मान दिया है, हमारे लिए अपना पूरे धन सब लगाया, आज 21 जुलाई से शहीद दिवस हम मनाते हैं। कई साल पहले हमारे पूरा शहीद कर्मी शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में हम सालों साल से ये मनाते चले आ रहे हैं। जी हम तो अकेले ही चले थे, लोग आते गए और कारवां बनता गया, और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात है जॉय चौधरी जी, इस बात को तो आप भी मानते होंगे, और मुझे लगता है कि वो हर नेता मानता होगा कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, लेकिन जिस तरीके से जीत ममता बनर्जी की हुई, ये अपने आप में उनका कद तो बड़ा है। इस बात को तो आप भी मानेंगे कि देश में उनका कद बड़ा है। और अगर अब बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उनसे संपर्क कर रही हैं, तो क्यों? सपना देखना सबका अधिकार है, क्यों नहीं देख सकती हैं? नहीं, देखिए, सपना देखना उनका जन्म से अधिकार है और सपना देखती है जी। यहाँ पे जो लड़ाई है, आप सेंट्रल की जो लड़ाई है, एक कुर्सी बनाम एक चटाई की, एक चटाई पे 100 लीडर बैठे हुए हैं कि इस चटाई से कौन उठ करके कुर्सी पे बैठेंगे, और एक आदमी एक कुर्सी की लड़ाई कर रहा है। तो चटाई भर पे ये कुर्सी की लड़ाई है। तो देखिए, कभी भी आज सीपीएम कहता है कि मैं भी मिनिस्टर में लड़ूंगा, कांग्रेस भी इसका सपना है, हर दलों का होता है सपना कि प्रधानमंत्री बने। तो इनका जो आपस में, जब तक ये लोग आपस में एक ही हो पाएंगे, इनका एक ही मकसद है कि देश में, इनका मकसद है किसी भी तरह बीजेपी को हटाओ, सब मिलकर के बीजेपी हटाओ। क्योंकि इनका दाना पानी जो है, इनका घुस का थोड़ी के जो काम है, इनका जो तरह तरह की गलत तरीके जो अपनाना है, ये बंद हो गया है, घोटालेबाज बंद हो गए हैं। तो इनको किसी भी हालत में मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जो है वो नाकाम नहीं होने देगी, इनको किसी हालत में नहीं देगी, और फिर से मोदी जी रहेंगे हमारे नेता, या पार्टी डिसाइड करेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी। और बंगाल में पहले बंगाल संभाल लें, बंगाल की वायलेंस संभाल लें। अभी मैं बता, इससे पहले बता रहा था कि 2 दिन पहले की घटना है कि विमान बंद, नाम भूल गया था, विमान बंदोपाध्याय की जगह पे अरविंद विश्वास गए थे एक ओपनिंग करने के लिए। एक टेलीफिल्म की इंडस्ट्री बैठी है, उसको ओपनिंग करने की। वहां पे सिन्नू के कार्यकर्ता नहीं, पंचायत मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, वो आके उनका घेराव किया कि विमान बंद वाले क्यों नहीं बुलाएगा। ये लोग अपना गुट संभाल लें, जो इनके कार्यकर्ता इनके नेता पे हमला करते हैं वो अपने आप को संभाल लें, उसके बाद भारतवर्ष को संभालने ले बीजेपी संभाल लेगी, उनको देश चिंता नहीं करना है। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा जॉय जी कि जो सुब्रत मुखर्जी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जब बंगाल का चुनाव हुआ तो पूरे देश ने देखा, और देश ने देखा, बंगाल चुनाव पे पूरे देश की नजर थी, बिल्कुल नजर थी। और आप इस बात को ही मानते हैं कि दीदी का कद भी बड़ा है। अब दीदी तमिलनाडु में अम्मा बन गई हैं, ऐसे पोस्टर भी आए हैं कि दीदी तमिलनाडु में भी, बंगाल की दीदी तमिलनाडु में अम्मा बन गई हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से कद बड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय खतरे भरा हो सकता है? देखिए, जिस खेल में खतरा नहीं है वो खेल खेल के फायदा क्या जी। तो ममता, मैं तो बोलूंगा कि हाँ, विपक्ष और मजबूती से मोदी बीजेपी का मुकाबला करे, तब तो चुनाव लड़ने में होगा। कि मैं आज देखिए, ये अपना बीजेपी जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपना सुशासन दिखाएगी। ये लोग अपने प्रदेश के जितने जहाँ पे जितने घोटाला किए हैं
कोई शारदा, कोई नारदा जो है, कोई पुलिस स्कैम किया, सब अपने अपना दिखाएगा और हम लोग अपना स्वीकार करेंगे। जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। और हाँ, ये बात सही है कि बंगाल में इनकी शानदार जीत हुई है, बंगाल जनता ने इनको जीत दिलाया है। लेकिन आप ये भूल गए कि हमारी जो थी, हम यहाँ पे सत्ता के रहे थे और यहाँ पे हमारी 2 एमएलए थी, 2 से हमने 74 की आंकड़ा छुआ है। 2 से 74, जो कम नहीं होता है। और बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लास्ट बार भी विपक्ष एक नहीं था, विपक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष को जनता ने बैठाया नहीं था, किसी को समर्थन नहीं दिया था। और यहाँ पे पूरा साफ साफ है कि यहाँ जनता ने बीजेपी को विपक्ष के लिए चुना है और दमदार चुना नहीं, दमदार विपक्ष को चुना है और हम उसी अनुसार लड़ेंगे। और मैं यही बोलूंगा कि ममता बनर्जी पहले अपने कार्यकाल यहाँ शेष कर ले। अभी भी वो हारी हुई मुख्यमंत्री है, अभी भी उनको जीतना बाकी है, अभी जीत करके असेंबली में आएंगे। पहले अपना बंगाल संभाल लें, उसके बाद आइए, हम लोग वेलकम करेंगे कि हाँ ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर आइए ना, हम लोग भी हैं बैठे हुए। फरीद जी, जिस तरीके से तैयारी है तो इस बार बड़ा खेला होवे, मतलब 2024 में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो पूरे हिंदुस्तान में खेला होवे और खेला होने की तैयारी भी हो गई है। हम लोग तो बंगाल में अब एक दिन ही मुकर्रर करने जा रहे हैं तो खेला होवे दिवस। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अब इन लोगों के जाने की बारी है, क्योंकि भारतीय जासूस पार्टी के देश से कोई भी आदमी नहीं चाहता जी। अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। अब ये चाहे जो भी बोले कि ममता बनर्जी बंगाल संभाल रही है, किस तरह से लोग देश संभाल रहे हैं ये दुनिया जान रही है। किस तरह से लोग, इतना डर है इन लोगों को, इतना ज्यादा डर है कि कहीं कोई दूसरा कुछ ना कर ले तो उसके फोन भी टैप कर ले, किसी के बेडरूम के अंदर भेज के उससे रिकॉर्डिंग करने को कौन क्या कर रहा है। ये डर इनको यही चीज बता रहा है कि इनको इतना ज्यादा डर है कि लोगों को डरा के रखना चाहते हैं, हर तरह से ब्लैकमेल करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं अपनी इसी यकीन से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो जरूर काम आएगी। और 2024 में इनके विदाई का वक्त आ गया है। जिस तरह से ये लोग ममता बनर्जी को बोल रहे थे कि जहाँ से ममता बनर्जी उखड़ के चली गई, नहीं आ रही है, ये सपना इनका सपना रह जाएगा। और विपक्ष में एक नया प्रधानमंत्री आने जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ। लेकिन फरीद जी, एक बात है, चूंकि बंगाल चुनाव के पहले भी इस तरीके से पूरे दल इकट्ठे हुए थे एक मंच पर, कहना चाहिए कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो सहमत पार्टियां नहीं है, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था बंगाल में। लेकिन जब चुनाव की बारी आई थी या चुनाव प्रचार की अगर बारी आई थी तो ना तो कांग्रेस से कोई बड़ा नेता बंगाल पहुंचा था, और अन्य पार्टियों की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर और अन्य दल जो छोटे मोटे हैं, ममता बनर्जी को अकेला छोड़ दिया था। इस तरीके से फिर से कवायद उनकी शुरू हुई है, अलग अलग नेताओं से मिलने वो जा रही हैं। तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं दिखा बंगाल में जो कि आपके साथ खड़ा हो। देखिए, बंगाल की बात अलग थी। बंगाल में ममता बनर्जी का घर घर नाम चलता है, घर घर ममता बनर्जी के किसी सिंबल की या किसी की कोई जरूरत नहीं। ममता, लेकिन जो शक्ति जो उस टाइम पे प्रदर्शन किया गया था, शक्ति प्रदर्शन बंगाल चुनाव के पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बंगाल चुनाव में कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। मैंने बताया ना, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को किसी और चेहरे की जरूरत है भी नहीं। आपने खुद देखा कि बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 50 मीटिंग, नड्डा जी ने 60 मीटिंग और हमारे अमित शाह जी ने 60 मीटिंग की थी। बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। यहाँ से दिल्ली पैसेंजरी करते थे बाइक में, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। और जनता ने क्या जवाब दिया? बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी काफी है। बल्कि अगर देश चाहता है, देश के लोग चाहते हैं, विपक्ष पार्टियां चाहती हैं कि अगर जॉय चौधरी जी की आवाज खोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जॉय चौधरी जी। जॉय जी, मैं नरेंद्र भाई, मैं आपके माध्यम से सही के बोल दूं कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी हमारे स्टार प्रचारक थे और हमारे पार्टी के नेता भी हैं। हमारा सर्व भारतीय पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है। यदि बंगाल में चुनाव होता है तो यहाँ वहां उनका आना स्वाभाविक है। आज मान लो आप, जैसे आपके आप बोल लो हम दूसरे इलेक्शन लड़ेंगे तो ममता बनर्जी क्या दूसरे राज्य में नहीं जाएगी? लोग ममता बनर्जी वहां के नेता नहीं बनने जाएगी। ऑल इंडिया पार्टी की, सर्व भारतीय पार्टी के सिस्टम है कि उनका हर कोई एक एक बड़े नेता होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। इसमें छुपाने वाली बात क्या है? आज हम हर इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं, हर इलेक्शन को हम सीरियसली लेते हैं और जान प्राण दे करके लड़ते हैं वहां पे। आज इस तरह लड़े हैं, इसलिए हमारे यहाँ 24 का इलेक्शन के बाद, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद हमारे 24 कार्यकर्ता खुल हुए हैं।
आपको बताऊंगा 2 दिन पहले कल राजगंज में खून हुआ है, बताइए ना, कल राजगंज में खून हुआ, आपने कोई स्टेप लिया क्या? कोई स्टेप नहीं लेते हैं आप लोग। देखिए हमारी पार्टी जो है जहाँ पे गणतंत्र लौटाने के, जनता को दिखाने के यहाँ क्या गणतंत्र चल रहा है, यहाँ विरोधी कार्यकर्ताओं की किस हत्या हो रही है, ये हम दिखाएंगे। और आइए, अब ऐसा बात नहीं है कि वो मोदी जाए तो वहाँ हार गए, आपकी ममता बनर्जी भी जाएगी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी दूसरे राज्य में जाएगी, वो भी स्टार प्रचारक रहेगी, स्टार कैंपेनर रहेगी, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। जी फरीद जी। नहीं, मैं जय जी को कह रहा था, जय जी बुरा मानते, जय जी मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था कि किसने आया, मैं ये कह रहा था कि देखिए इतने लोग वहां पर आए, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने अकेले रहकर सारे लोगों को भूल चलाई, वो अकेले ही काफी है। और रहा अब हमें जब पूरे देश में जाना है तो देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारी नीति हमेशा से ये रही है हम सबको साथ लेके चलें। आपकी पार्टी की नीति ये रही है कि हम सिर्फ अकेले चले, और आपकी पार्टी की अपने अंदर की नीति भी यही है कि हम दो बाकी सबको छोड़ दो, ये नीति आपकी रही है। लेकिन हमारा ये नहीं है, हम जब देश में जाएंगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अगला हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। हम लोग किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करना चाहते हैं, अत्याचार की पब्लिसिटी आप लोग करते हैं। हम लोग लोगों के मन में बसना चाहते हैं, लोगों के मन में रहकर राज करना चाहते हैं। उसके बाद अगर लोग चाहेंगे तो हम लोग जरूर राज करेंगे, और अगर लोग नहीं चाहेंगे हम लोग जो कदम पीछे हैं। बिल्कुल, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फरीद जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, साथ में जॉय चौधरी जी आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक बड़ी बात है कि 2024 चुनाव को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो शहीद दिवस से ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत कर दी है, और अब दिल्ली दौरे में जो अलग अलग नेताओं से मुलाकात होगी उसमें जरूर कोई समीकरण बनने वाला है, क्योंकि 2024 की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी ने अब अपना कद और पद बढ़ाने के लिए पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव, जहां जिन राज्यों में होने वाले हैं वहां पर अपनी घुसपैठ शुरू कर दी है। दीदी की दहाड़ लगातार इस प्रोग्राम में अभी तक इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश।